हाय एवरीवन। एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है उसी प्रकार से कंप्यूटर के एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म से संबंधित लगभग 120 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यू इनफ है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप सभी को मालूम होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस में अवेलेबल है तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट में फुल फॉर्म से संबंधित 2 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाना स्वाभाविक है किसी भी एग्जाम में। इसीलिए आज के वीडियो में जो 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये वह क्वेश्चन रहेंगे जिनको याद करने के बाद में या जिनको प्रैक्टिस करने के बाद में आपको अलग से और किसी फुल फॉर्म से संबंधित एमसीक्यूज़ को समझने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट की सभी फुल फॉर्म्स का सार का वीडियो है। ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ हैं और अलग से आपको और कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी सवाल आएगा तो घुमा फिरा कर इसी से पूछा जाएगा। अब बात ये आती है कि इनके एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्यों है? हम इन्हें वैसे भी तो याद करके रख सकते हैं एमसीक्यूज़ को, ही स्पेशली फुल फॉर्म के लिए क्यों रखा जाए? तो इसके कुछ कारण मैं आपके यहाँ स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट रीज़न है रिपीटेशन, यानी कि ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं फुल फॉर्म से संबंधित, ये रिपीट होते हैं। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप उठा के देखेंगे, उन्हीं की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज करके आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में पुट अप किया जाता है। हालाँकि ऑप्शन सेम रहने हैं क्योंकि फुल फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता है। दूसरा है पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये पैटर्न समझ पाएँ कि कितने क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से संबंधित पूछे जाते हैं, तो आप अपने स्कोर को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि किसी एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन आप मान के चलें आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, अगर आप उसके पैटर्न को समझ लेते हैं। थर्ड है कि इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें मेन फंडा रहता है कि जो ऑप्शंस हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग दिए जाते हैं। हम अगर उसे डायरेक्टली याद करके रखेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और याद होते हुए भी हम कोई गलत आंसर को टिक कर सकते हैं। इसलिए प्रिकॉशन के लिए हम पहले ही अगर इस तरह के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लें या समझ लें, जिसमें कि हमें ऑप्शंस मिलते रहें और ऑप्शंस में से हमें आइडेंटिफ़ाई करना हो, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और एग्ज़ाम हॉल में हम कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। साथ ही साथ इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं फुल फॉर्म से संबंधित, वो टाइम सेवर होते हैं। आप समझते हैं कि एग्ज़ाम में एक-एक सेकंड कितना कीमती होता है और इस तरह के एमसीक्यूज़ में अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर ली है, तो एग्ज़ाम हॉल में आप ज़्यादा समय ना बिता पाएँगे, सोचने के लिए कि कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर कन्फ्यूज़िंग ऑप्शन वहाँ पर हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो टाइम सेव करते हुए आप तुरंत ही राइट आंसर को टिक कर पाएँगे। साथ ही साथ इस तरह के एमसीक्यूज़ यानी कि फुल फॉर्म के जो एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें एक बार ही अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो हमेशा के लिए लगभग ये याद रह जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता नहीं है कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लें कि ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म आज है, वो 5 साल बाद भी वही रहनी है और 10 साल बाद भी वही रहनी है। यानी कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ना ही थ्योरी का कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है। लास्ट और सबसे बेनिफिशियल इसका रीज़न है कि आप सेल्फ इवैल्यूएट कर पाते हैं। हम सभी को लगता है कि हमने ये याद कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, इसकी श्योरिटी हम नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएँगे कि हाँ, कि मैं 100 में से 100 फुल फॉर्म्स को राइट कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे 100% चांस हैं कि इस तरह का कोई भी एमसीक्यू अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो गलत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? हम क्वेश्चन को बहुत डबल बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सभी में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और राइट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ सीडी का फुल फॉर्म हमें बताना है, जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम? सीडी रोम का फुल फॉर्म बताना है। सीडी का हमने पिछले सवाल में देख लिया है। रोम का हम मेमोरी के वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये डायरेक्ट फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पुट अप हो जाते हैं। ये काफ़ी ईजी स्कोरिंग एमसीक्यू रहते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे डिफरेंट टाइप के भी जितने भी ऑप्टिकल डिस्क रहते हैं, उनके लिए एब्रीविएशन क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से रीड भी करें, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लें। तो अब तक हमने बात की कि हमने 2 क्वेश्चंस देखे, साथ में हमने यहाँ ऑप्टिकल डिस्क से संबंधित सभी फुल फॉर्म्स को देखा। तो हमारे यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन अगर हम याद करते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं, तो उसको भी हम सिक्योर कर पाएँगे। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो किस तरह की लैंग्वेज जो है एग्ज़ामिनर
यूज़ करता है और कंफ्यूज करता है एस्पिरेंट्स को। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, वंस यू राइट डेटा ऑन ए वर्म डिस्क इट बिहेव्स लाइक। ये सवाल में पूछा गया है कि हम किसी वर्म टाइप की डिस्क है जिस पे डेटा को राइट करते हैं तो वो किस तरह से व्यवहार करेगी, दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। अब अगर आप देखेंगे तो रियल लाइफ के यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल पूछे जाते हैं वो काफ़ी टफ बना दिए जाते हैं लैंग्वेज को देखते हुए। हालांकि ये काफ़ी सिंपल है, जिसमें पूछा गया है कि कोई वर्म टाइप की डिस्क है। अब वर्म किसे कहते हैं ये हमें समझना ज़रूरी है। तो वर्म कहा जाता है राइट वंस रीड मैनी, ये वर्म का फुल फॉर्म होता है। अब पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं जो कि रहेगा ऑप्शन डी, सी डी रोम। तो यहाँ वर्म का मैंने आपको मीनिंग बताया, राइट वंस रीड मैनी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी डिस्क पे अगर राइटिंग करना चाहते हैं यानी डेटा को राइट करना चाहते हैं तो वो आप एक ही बार कर पाएंगे, राइट वंस। रीड मैनी यानी आप उस डिस्क को जितनी बार भी आप रीड करना चाहें उतनी बार रीड कर सकते हैं। जैसा कि पुराने टाइम में रहा करता था, हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी लेके आया करते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क लेके आया करते थे। तो उस पर डेटा जो है एक बार राइट कर दिया तो फिर उसको दोबारा इरेज नहीं किया जा सकता। उसी डेटा को बार बार आप रीड कर सकते हैं यानी यूज में ले सकते हैं। तो वो किस तरह से बिहेव करती है, तो वो उसी तरह से बिहेव करती है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी रहती है, जिसे हम एक बार राइट करते हैं और फिर उसे केवल रीड किया जा सकता है। तो उसी तरह वो सीडी बिहेव करेगी। एक बार हमने उस पर डेटा राइट कर दिया और फिर वो हमेशा केवल रीड करने के लिए यूज में ली जाएगी। इसीलिए वो किस तरह बिहेव करेगी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की तरह बिहेव करेगी। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पे हम आज का वीडियो रखेंगे। हम डायरेक्ट फुल फॉर्म के एमसीक्यू देखेंगे, फिर उससे संबंधित सभी तरह के फुल फॉर्म्स को देखेंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे ताकि सभी तरह से हमारी तैयारी एकदम अच्छे से हो पाए और हम एग्जाम में इस तरह के सवालों को 100% सही कर पाएँ। चलते हैं अगले सवाल पर, जहाँ पूछा गया है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। कंप्यूटर साइंस में एसएसडी का फुल फॉर्म हमें बताना है। ये काफ़ी आसान सवाल है जिसके लिए सही जवाब रहेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज ड्राइव का एग्जाम्पल है। इसी से संबंधित एक और सवाल है, एचएसडीडी का हमें फुल फॉर्म बताना है। मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एसडीडी है तो हम उसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। अब एचएसडीडी पूछा गया है तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और बहुत कम लोगों को पता होता है। और इस वीडियो को बनाने का मेन एम यही है कि आप उन तरह के फुल फॉर्म्स को याद रख पाएँ जो बहुत कम एस्पिरेंट्स ढूंढ पाते हैं या याद रख पाते हैं। सभी लोग नॉर्मल या एवरेज कंडीशन में जितने फुल फॉर्म्स दिए गए होते हैं बुक्स में वही याद करते हैं, और एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाता है, वहाँ पर फिर इनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है या उन्हें मिस करना पड़ता है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एसडीडी और एचडीडी का कॉम्बिनेशन रहता है, इसीलिए इसे हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। हार्ड डिस्क से संबंधित सभी एब्रीविएशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें अपने फ़ोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब दिए गए ऑप्शंस में हमें कुछ मेमोरी टाइप दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी का टाइप है। यहाँ पर फुल फॉर्म दे दी गई है ऑप्शंस में, अगर इसी की जगह शॉर्ट फॉर्म दी जाए तो आप ये क्वेश्चन और ज़्यादा टफ हो जाएगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फुल फॉर्म्स नहीं पता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक ऑक्सिलरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज, यानी नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज कौन से हैं, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले सवाल में कि अगर ऑप्शन में पूरा नाम ना लिख के केवल शॉर्ट फॉर्म दी जाए तो क्वेश्चन और ज़्यादा कन्फ्यूजन और ट्रिकी हो जाता है, वैसा ही इस क्वेश्चन में किया गया है। अब ये बहुत एस्पिरेंट्स के लिए ट्रिकी बन गया है इसका जवाब देना, तो इसका जवाब सही रहेगा ऑप्शन डी, एस ए एन 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 एस। ये दोनों टेक्नोलॉजीज जो हैं स्टोरेज की वो नेटवर्क बेस्ड हैं। इनका फुल फॉर्म हमने प्रीवियसली देखा है, फिर भी आपको बताता हूँ, स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितने टाइप के स्टोरेज हैं, डायरेक्ट वाला है जो हमने पहले देखा था, जैसे ड्राइव्स होती हैं वो डायरेक्ट अटैच रहती हैं कंप्यूटर से, बाकी ये दोनों नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पूछा है सीआरटी का फुल फॉर्म। ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। इसका सही जवाब रहेगा कैथोड रे ट्यूब। आपने देखा होगा पुराने टेलीविजन्स में कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, या पुराने जो कंप्यूटर मॉनिटर हैं वो भी उसी तरह रहते थे, तो उसमें भी सीआरटी का इस्तेमाल किया जाता था। आज के पर्सपेक्टिव में एलसीडी यूज़ किया जाता है और एलसीडी का ही फुल फॉर्म हमें इस सवाल में बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप यहाँ स्क्रीन पर इसे विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि आप इस तरह की फुल फॉर्म्स को जल्दी लंबे समय तक याद रख पाएँ। मल्टीमीडिया से रिलेटेड सभी फुल फॉर्म्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इन्हें ज़रूर रीड करें।
चलते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पूछा गया है एचडी का फुल फॉर्म क्या है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो डी से डेटा या डिस्क इस तरह के एब्रीविएशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, जबकि इसका सही जवाब रहेगा हाई डेफिनेशन। ये रिजोल्यूशन से संबंधित एक टर्म है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई स्टैंड्स फॉर, डीपीआई का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो ये भी एक क्वालिटेटिव पैरामीटर है प्रिंटिंग का, जिसका सही जवाब रहेगा डॉट्स पर इंच, यानी कि एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स प्रिंट किए जाएंगे, ताकि जो इमेज हम या जो टेक्स्ट हम पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं वो कितना डेंस है। जितना ज़्यादा डेंसर रहेगा, यानी एक स्क्वायर इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स रहेंगे, वो पिक्चर या टेक्स्ट उतना क्वालिटेटिव दिखाई देगा, यानी वो पिक्चर उतनी क्लियर दिखाई देगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग ब्लैंक स्पेस इज कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाइल ब्लैंक स्पेस एज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। अब जिस पिछले क्वेश्चन में हमने जिससे संबंधित बात की थी, उसी से संबंधित एक सवाल यहाँ पर है। अब ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है, हम इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ सवाल में पूछा गया है कि प्रिंटिंग के अंदर, प्रिंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे कि समझा जाता है कि वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे हम क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती है। तो दो प्रॉपर्टी हमें बतानी है। अब पिछले कुछ सवाल की तरह यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म दी गई है, अब जिन्हें फुल फॉर्म आता है वही इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखी है, जो है डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच। अब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को कहा जाता है पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट, यानी कि एक पेज में कोई प्रिंटिंग मशीन कितने पेज प्रिंट कर सकती है, उसे ही क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में गिना जाता है, यानी कि पीपीएम एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मशीन का पीपीएम हो सकता है 60 पेजेस, किसी मशीन का हो सकता है 45 पेजेस, और किसी का होता है 100 पेजेस। तो 100 पेजेस जिसका पीपीएम है वो फास्ट मशीन हो गई, यानी वो 100 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म बताना है। ओएमआर हम सभी ने देखी है, कुछ जो भी एग्जाम्स ऑफलाइन कंडक्ट किए जाते हैं वहाँ पे ओएमआर शीट दी जाती है, और राइट आंसर के लिए हमें सर्कल करना होता है डार्क, जो भी राइट ऑप्शन होता है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके लिए एक स्कैनिंग मशीन होती है, उसे ही ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है, वही रीड करता है सभी राइट मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, जितने भी रिकॉग्निशन मेथड हैं या रीडिंग मेथड हैं कंप्यूटर की डिवाइसेस के लिए, वो यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आप एक बार रीड ज़रूर करें। चलते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ओसीआर। जिन्हें ओसीआर का फुल फॉर्म पता है वही इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो ओसीआर रहता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम किसी भी इमेज या टेक्स्ट फॉर्मेट जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है उसे स्कैन करके एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास में कोई इमेज है, वहाँ पर कुछ लिखा एमसीक्यू एग्जाम मास्टर लिखा हुआ है, अगर आप उसे ओसीआर टेक्निक से स्कैन करेंगे तो एमसीक्यू एग्जाम मास्टर को आप एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस कन्वर्ट करने के बाद में आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पूछा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एमआईसीआर इज यूज्ड इन। एमआईसीआर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, बैंक चेक प्रोसेसिंग। जो भी बैंक हमें चेक इशू करता है, उस चेक में बॉटम साइड में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, फॉन्ट लिखे होते हैं, वो फॉन्ट लिखे जाते हैं एमआईसीआर यानी कि मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, और इन्हीं ये इसे यूनिक बनाते हैं चेक को। और वो चेक को जब एमआईसीआर मशीन से स्कैन किया जाता है तो वो राइट अकाउंट डिटेल्स फैच कर पाता है अपने सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूआर इन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड हमने बहुत स्कैन किए हैं, आजकल पेमेंट के लिए भी करते हैं, तो वहाँ क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है वो हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, क्विक रेस्पॉन्स। इस तरह के सवालों से जिन भी एस्पिरेंट ने इसका सवाल जवाब गलत दिया है, वो ये समझ सकते हैं कि काफ़ी आसान चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम याद नहीं करते हैं, या वो हमारे माइंड्स में स्टेबल नहीं रह पाती हैं, इसलिए हम उसका सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से हम ये श्योर कर पाते हैं कि हम इस तरह के आसान और छोटे सवालों को भी गलत ना कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीएनआर नंबर विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन रेलवे सर्विसेज। यानी इंडियन रेलवे सर्विसेज में पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है। रेलवे की सर्विसेज भी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने ली होगी यहाँ पर। तो पीएनआर का फुल फॉर्म हमें बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड उसे कहते हैं। जो भी हमारी रिजर्वेशन स्लिप रहती है, उस स्लिप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें पीएनआर नंबर दिखाई देता है, उस पीएनआर नंबर को इंसर्ट करके हम रिजर्वेशन की सारी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज एबल टू रिकॉग्नाइज अल्फाबेट्स एंड नंबर्स प्रिंटेड ऑन ए पेपर।
किसी भी पेपर में कोई नंबर या अल्फ़ाबेट प्रिंटेड हैं तो उन्हें किस टेक्निक की सहायता से आइडेंटिफ़ाई यानी कि पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए ओसीआर, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। तो आप इस क्वेश्चन से ये समझ पाएँगे कि हमने अभी रिसेंटली 2 तरह के क्वेश्चन भी देखे और दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, बट लैंग्वेज चेंज होने की वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को कंप्लीटली देखें, पूरा देखें एक बार और इसे रिवाइज़ करना है तो आप दोबारा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें। गूगल लेंस आप यहाँ देखिए स्क्रीन पर, ये ओसीआर टेक्नोलॉजी का भी एक एग्जांपल है। गूगल लेंस की सहायता से आप अपने फ़ोन में किसी भी इमेज को अगर आप स्कैन करेंगे जहाँ पर कुछ रिटन डेटा अवेलेबल है, तो वो रिटन डेटा को आप इमेज से टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर पाएँगे। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन, यानी WAN का फुल फॉर्म हमें बताना है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एरिया से संबंधित एमसीक्यू है। चलते हैं अगले सवाल पे जहाँ पूछा है मैन का फुल फॉर्म हमें बताना है, जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक रेंज से संबंधित सवाल हैं, उसी हिसाब से नेटवर्क एरिया को कैटेगराइज किया जाता है या डिफरेंशिएट किया जाता है और उसी बेसिस पे इनके नेम्स जो हैं वो रखे गए हैं। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क बड़े एरिया के लिए, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन यानी एक शहर जितना एरिया होता है, तो मेट्रोपॉलिटन ने कहा था मेट्रो सिटी को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। तो एक मेट्रो सिटी के एरिया जितना जो नेटवर्क कवरेज करता है उसे मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप जितने भी नेटवर्क एरियाज हैं उनके एब्रीवेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ जहाँ पूछा गया है कि वैन का फुल फॉर्म क्या है, VAN। अब WAN और VAN में आप कंफ्यूज ना हो। WAN वाइड एरिया नेटवर्क था, तो VAN हमें बताना है, जिसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए वैल्यू एडेड नेटवर्क। या हम पिछले सवाल में यहाँ देख सकते हैं कि केवल अगर हम एक-एक टर्म को अगर हम याद नहीं करेंगे, तो एक ही जगह हम यहाँ पर एरिया यानी कि एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। बट यहाँ पर फुल फॉर्म कुछ अलग है, तो एक ही सेगमेंट में अलग-अलग वर्ड का मीनिंग कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप एक-एक फुल फॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम में जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है। हमें यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन सा एक नेटवर्क एरिया नहीं है। अब जिन्हें फुल फॉर्म आता है, शॉर्ट फॉर्म तो सबका देखो अवेलेबल है, सभी ऑप्शन में लैन मैन वैन पैन ये सभी नेटवर्क एरिया हैं। अब जिन्हें फुल फॉर्म आता है वही इसको राइट कर पाएगा और हमें आइडेंटिफाई भी केवल एक सिंगल वर्ड से करना है, क्योंकि एरिया नेटवर्क तो सभी में लिखा हुआ है। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए लैन। ये जो फुल फॉर्म है इस ऑप्शन की, ये गलत है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है लार्ज एरिया नेटवर्क, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है और यही सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गलत के लिए ही पूछा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि देखिए अगर आप सभी की फुल फॉर्म याद करके जाएंगे तभी आप इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक सिंपल क्वेश्चन के लिए अपना 1 मार्क खो देंगे और काफ़ी एस्पिरेंट्स से आप पीछे चले जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर जहाँ सीपीयू का फुल फॉर्म हमें पूछा गया है। शायद मुझे लगता है अभी की वीडियो में ये पहला सवाल है जो सबसे सिंपल सवाल है। इसके लिए सब सही जवाब है ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिन एस्पिरेंट्स ने केवल सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखा है वो बिलो एवरेज कंडीशन में है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। अगर आपको सक्सेस लेनी है, सभी राइट आंसर चूज करने हैं फुल फॉर्म से संबंधित, तो आपको इन सभी का जो स्क्रीन पर दिए गए हैं सीपीयू जीपीयू टीपीयू, इन सभी का मीनिंग आप सभी को समझ के या याद रख के चलना पड़ेगा और ये आपको जल्दी से किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के वीडियोस का यही बेनिफिट मिलता है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि इसे शेयर करें अपने नोन्स में, ताकि इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीयू का फुल फॉर्म हमें बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन सी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले जिस तरह से हमने सीपीयू और उससे मिलते जुलते एब्रीविएशन देखे थे, इसी तरह एमपीयू से मिलते जुलते या उस टर्म से रिलेटेड जितने भी एब्रीविएशन हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको स्क्रीन पर इसलिए दिखाया गया है ताकि आप इन चीज़ों को विजुअलाइज भी कर सकें, साथ ही एक शॉर्ट डिटेल भी आप इसकी समझ लें ताकि आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो वीडियो पॉज करके आप इन सभी को एक रीडिंग ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, CUI का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो CUI का फुल फॉर्म रहता है कमांड यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर यूज़र इंटरफेस होता है किसी भी मैन मशीन और मैन
इन दोनों में अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है यानी उसमें इंटरफेस कराना है तो वो किस मोड से किया जाएगा। तो जहाँ पर कमांड्स के रिलेटेड कम्युनिकेशन किया जाता है उसे CUI यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हमें GUI का फुल फॉर्म बताना है। पिछले सवाल से संबंधित है, आसान रहेगा इसका जवाब देना सभी के लिए, जो कि रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी ग्राफिकल मेथड से अगर हम इंटरफेस करवाते हैं मैन और मशीन का तो उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। Next question. If the CPU is required to execute a program involving multiple mathematical operations, which component would primarily handle these operation? सवाल में पूछा गया है कि CPU के द्वारा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और उन ऑपरेशन को किसकी सहायता से हैंडल किया जाता है, हमें ये चूज करके बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का फुल फॉर्म हमें बताना है। मॉडेम का इस्तेमाल एक डिवाइस है जिसका इंटरनेट के लिए किया जाता है, तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन सभी को आप याद करके जाएं। ये केवल फुल फॉर्म से संबंधित एक क्वेश्चन भी नहीं है, जबकि इस तरह की डिवाइसेस को एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इस तरह की डिवाइसेस को भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप अपनी तैयारी को एक कदम और आगे रख पाएंगे बाकी एस्पिरेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDA। PDA का फुल फॉर्म हमें बताना है। अब ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हो सकता है पढ़ा भी हो, इसके लिए सही जवाब रहेगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि ऑप्शन बी। अब इसका फुल फॉर्म सभी को पता है लेकिन किसी को पता नहीं है कि है क्या, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता क्या है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो 90s में यूज़ की जाती थी एज ए, आपने पेजर सुना होगा जिससे मैसेज टेक्स्ट मैसेज किए जाते थे या शेड्यूल किए जाते थे, उसमें अलार्म्स रखे जा सकते थे, कुछ मीटिंग्स के लिए अपॉइंटमेंट रखे जा सकते थे। उसी तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबुक कंप्यूटर इज अनदर पॉपुलर नेम फॉर। नोटबुक कंप्यूटर को और किस पॉपुलर नेम से जाना जाता है, दिए गए ऑप्शंस में से आप चूज करें। अब इस तरह के ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं और इसमें चांसेस रहते हैं कि एस्पिरेंट्स थोड़े गलत आंसर पे टिक करके आए, क्योंकि सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कंप्यूटर के ही पॉपुलर नेम से दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, नोटबुक कंप्यूटर को ही लैपटॉप की कैटेगरी में रखा जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है साइज से रिलेटेड, बट अगर आप मेजरली देखेंगे या जनरली बोलेंगे तो नोटबुक को ही लैपटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS का फुल फॉर्म हमें बताना है। GPS कंप्यूटर के आप तो हम फ़ोन पे भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट के मीडियम से पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ VSAT का फुल फॉर्म हमें बताना है। अब ये जिन्होंने अगर रटा हुआ है वो कभी भी इसको हो सकता है भूल जाएं, या ऑप्शंस अगर आप देखेंगे अगर मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए हैं तो जिन्होंने रट रखा है वो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका रॉन्ग आंसर हो सकता है वहाँ पे अटेम्प्ट कर दें। अब VSAT में आपको थोड़ा सा इमेज डालना चाहूँगा। VSAT अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो या स्पेस अगर पढ़ी हो, स्पेस साइंस पढ़ी हो या रॉकेट्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वहाँ पे VSAT वर्ड आपने सुना होगा। तो VSAT वर्ड का फुल फॉर्म रहता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, और VSAT का इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट से किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि रिसीव और सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा है ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो ISP का फुल फॉर्म रहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हमारे कंट्री में अभी मोनोपोली बहुत ज़्यादा चल रही है तो यहाँ डुओपोली है। जियो एंड एयरटेल हमारे मेजर सर्विस प्रोवाइडर हैं इंटरनेट के, साथ ही साथ BSNL और वोडाफोन आइडिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म बताना है। तो URL का फुल फॉर्म रहता है ऑप्शन बी यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेब एड्रेस को यानी किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हम यूआरएल इंसर्ट करते हैं, उसी यूआरएल को यानी एक यूनिक एड्रेस रहता है उसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। एक यूआरएल के पार्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का फुल फॉर्म हमें बताना है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन लग सकता है पर जिन्होंने अगर इसे फिक्स नहीं किया है अपने माइंड में तो अगर आप ऑप्शन रीड करेंगे तो ज़रूर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसी तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शन एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी? एएसपी का फुल फॉर्म हमें बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्टिव सर्वर पेजेस। इसके लिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी टर्म, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, जो भी टर्म अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो उसे रटने की बजाय एक बार आप उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लें, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि वो किससे संबंधित है, ताकि आप उसे कभी भूल ना पाएँ और एग्जाम में राइट आंसर टिक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएसएल का फुल फॉर्म हमें बताना है। यहाँ डीएसएल का फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछा जाता है, तो एडीएसएल और डीएसएल दोनों के बारे में हम समझेंगे। एडीएसएल का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और डीएसएल का मीनिंग होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो दोनों ही टर्म्स को आप याद रखें, मीनिंग आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीटीपी का फुल फॉर्म हमें बताना है। समय बचाते हुए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, जो सिंपल क्वेश्चन है उनका डायरेक्टली आंसर देखते हैं। डीटीपी का फुल फॉर्म रहेगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये सोशल मीडिया पे जिस तरह हम कैंपेन चलाते हैं आज की डेट में, उसी तरह पहले के टाइम पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग से समझा जाता था जो भी हम मार्केटिंग से रिलेटेड, या आप ये मान के चलें इन्फ्लुएंसिंग के लिए हम जितने भी पम्फलेट या ये सब एड्स वगैरह जो क्रिएट करते थे, उसे ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता था। एफएटी का फुल फॉर्म हमें यहाँ सवाल में पूछा गया है। ये तो काफ़ी इजी है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसका मीनिंग है फाइल अलोकेशन टेबल। आप इसे यहाँ स्क्रीन पर समझ सकते हैं। अब इसी से संबंधित एक लेटेस्ट क्वेश्चन अभी चलन में है, जिससे हम यहाँ देख रहे हैं, विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूजेस। विंडोज 10 किस टाइप के फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करता है? पिछले वाला सवाल इसी से संबंधित था। फाइल अलोकेशन टेबल भी एक फाइल सिस्टम ही है। अब विंडोज 10 के लिए कौन सा फाइल अलोकेशन सिस्टम यूज किया जाता है, आप ये समझ सकते हैं। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, NTFS। और NTFS भी अपने आप में एक एब्रीविएशन है, जिसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNP का फुल फॉर्म हमें बताना है। काफ़ी इजी सवाल है। इसका आंसर है प्लग एंड प्ले। आप सभी डिवाइसेस जो आज के टाइम पे यूज़ करते हैं मोस्टली प्लग एंड प्ले आती हैं, जैसे कि स्पीकर्स हैं, आप डायरेक्टली कनेक्ट करें और वो प्ले हो जाते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे अगर आपको स्पीकर कनेक्ट करने हैं, तो पहले कंप्यूटर सिस्टम में उस स्पीकर से संबंधित ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता था। फिर वो ड्राइवर कम्युनिकेट करवा पाता था कंप्यूटर सिस्टम और स्पीकर को, तभी वो कनेक्ट हो पाती थी और फिर आप स्पीकर्स को यूज़ ले पाते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं है, डायरेक्टली प्लग करें, अब USB से प्लग एंड प्ले कर सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की डिवाइसेस को। अब पूछा गया है यूपीएनपी का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो प्लग एंड प्ले हमने देखा ही था पिछले सवाल में। तो यू का मतलब यहाँ यूनिवर्सल से है, और यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ स्क्रीन पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT का फुल फॉर्म हमें बताना है। IoT का फुल फॉर्म दिए गए ऑप्शंस में से, इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी जितनी भी चीज़ें आज के टाइम पे जहाँ पर कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है, उन चीज़ों को, उन्हें ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपके कार में कोई मल्टीमीडिया सिस्टम लगा हुआ है और आप उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो भी एक IoT है। इवन एक कार को अगर आप GPS से ट्रैक कर पाते हैं अपने फ़ोन में, तो वो कार भी एक IoT के उसमें फॉल करेगी या उस कैटेगरी में आएगी कि वो कार एक इंटरनेट ऑफ थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का फुल फॉर्म हमें यहाँ बताना है। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन हम देखेंगे इस सवाल के बाद, जिसमें पूछा गया है USB रेफर्स टू, यानी USB को क्या कहा जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है, और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन गलत था, जिसमें राइट आंसर दिया था ए, स्टोरेज डिवाइस। USB एक स्टोरेज डिवाइस है, ये गलत है। उसे स्टोरेज डिवाइस नहीं कहते हैं। USB एक पोर्ट का टाइप है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं, उसे पेन ड्राइव कहते हैं। और पेन ड्राइव को USB पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए ये मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है लोगों में कि पेन ड्राइव को ही USB बोला जाता है। तो आप यहाँ क्लियर करके रखें, USB एक पोर्ट का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजनेट। यूजनेट का फुल फॉर्म बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन डी, यूजर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ EOF। EOF का फुल फॉर्म बताना है। तो EOF से ही रिलेटेड एक टर्म आती है EOT। तो दोनों का मीनिंग मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब रहेगा एंड ऑफ फाइल, और अगर EOT है तो आपने मैग्नेटिक टेप यानी कि कैसेट्स देखी होंगी, तो वहाँ पर EOT यानी एंड ऑफ टेप EOT कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म हमें बताना है, FLOPS। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म रहेगा राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन से संबंधित एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का फुल फॉर्म हमें बताना है।
IBM का नाम मोस्टली सभी एस्पिरेंट ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं अभी क्लियर करता हूँ। पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म है। IBM से रिलेटेड एक बुक पब्लिश की गई थी जिसके राइटर थे रिचर्ड थॉमस डेलमार्टर, और इन्होंने इस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से बोला था, यानी इसका ब्लू कलर का लोगो है। और उस टाइम पे ये अपने टाइम में यूएस की या ग्लोब की आप ये मान सकते हैं सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी, तो इसे बिग ब्लू का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई का फुल फॉर्म हमें बताना है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो आईई का फुल फॉर्म रहेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे हम पहले यूज़ करते थे। अब इसे रिटायर कर दिया गया है और इंटरनेट एक्सप्लोरर का न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE, माइक्रोसॉफ्ट एज। और आप इसका न्यू लोगो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसे भी आप याद करके जाएं, ये भी रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRC का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन आप सभी रीड करें, फिर आप कोशिश करें डायरेक्टली। इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको केवल रीडिंग करा दिया जाए कि फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन डाल दिया और फिर डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं, तो वो बेनिफिट नहीं देगा उतना। तो आप कोई भी क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ आप ऑप्शंस को भी रीड करें, तब राइट आंसर आइडेंटिफाई कोशिश करने की कोशिश करें, तभी आप इवेल्युएट कर पाएंगे अपने आप को। तो IRC का फुल फॉर्म यहाँ रहेगा इंटरनेट रिले चैट। और वीडियो पॉज करके आप जिसके बारे में भी कन्फ्यूजन हो या जो पहली बार आप देख रहे हो उसे ज़रूर समझें कि वो क्या चीज़ है, ताकि आप लंबे समय तक उसे याद रख पाएँ। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? JPEG का फुल फॉर्म हमें बताना है। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कोशिश करते हैं हम समय बचाने के लिए इसे जल्दी कंप्लीट करें बाकी के क्वेश्चंस को। तो JPEG का फुल फॉर्म हमें बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन बी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये JPEG एक फाइल एक्सटेंशन है। किसका फाइल एक्सटेंशन है? जो इमेज टाइप की फाइल रहती है उसका एक एक्सटेंशन टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNG, ये भी एक इमेज का एक्सटेंशन टाइप है, तो हमें इसका फुल फॉर्म बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन बी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेजेस से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म या एब्रीविएशन है वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो आप इन सभी को याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF? GIF का फुल फॉर्म हमें बताना है, जो कि हमने फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। व्हाट्सएप चैट करते समय हम GIF बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं अपने दोस्तों को, तो उसी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। GIF है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। एक शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो क्लिप जैसा रहता है जिसमें एक ही इमेज बार बार रिपीटेटिव मोड पर कुछ एक्शन करती रहती है, उसे ही GIF कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP3, ये तो सभी को पता होगा, सॉन्ग सभी ने सुने हैं। MP3 का फुल फॉर्म बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन बी, MPEG-1 और MPEG-2 ऑडियो लेयर 3। यहाँ पर आप ऑडियो और वीडियो फाइल फॉर्मेट्स के एक्सटेंशन यानी कि फुल फॉर्म या एब्रीविएशन देख पाएंगे। इन सभी को भी आप एक रीड ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF फाइल का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो PDF हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब भी हम नोट्स ट्रांसफ़र करते हैं तो PDF फाइल में करते हैं, क्योंकि इसके दो बेनिफिट डायरेक्टली रहते हैं। साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, साथ ही साथ इसको रीड करना काफ़ी ईजी है। इसमें जो भी टेक्स्ट या जो भी डेटा है वो शिफ्ट नहीं होता है, वो अलाइन रहता है। जिस तरह से उसे PDF फाइल में सिक्योर किया गया है, आप उसे ट्रांसफ़र करने के बाद किसी भी दूसरे सिस्टम पे खोलेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। ये प्रॉब्लम जैसे वर्ड में बहुत ज़्यादा आती है या दूसरे जो फॉर्मेट्स हैं उनमें आती है। वर्ड में मान लो आपने किसी फ़ॉन्ट में कोई डेटा टाइप किया और उसे आप सेंड कर रहे हैं किसी और को, अब दूसरे सिस्टम में अगर वो फ़ॉन्ट नहीं है तो वो मिसअलाइन हो जाएगा या वो फ़ॉन्ट नहीं दिखाई देगा, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो PDF एक यूनिक फीचर देता है कि आपका जितना भी डेटा सिक्योर किया गया है, आप उसे किसी भी सिस्टम पे ओपन करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTF का फुल फॉर्म हमें बताना है। सभी ऑप्शन आप ज़रूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आप इसका एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पर ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस इज ए फाइल दैट स्टोर्स डेटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग कॉमास टू सेपरेट वैल्यूज एंड न्यू लाइन्स टू सेपरेट रिकॉर्ड्स। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट। एक ऐसा फाइल टाइप है जो कि स्प्रेडशीट में इस्तेमाल किया जाता है जनरली, और उसके बारे में क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एक डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, जिसमें कि अगर कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी दो वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए किसी टेबल में, और अगर उसे नई लाइन में लिखा गया है तो इट मीन्स वो एक नया रिकॉर्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि रिकॉर्ड को अगर हमें उसमें सेव करना है उस फाइल में, इस तरह की फाइल, तो हमें दो लाइनों में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और दो वैल्यूज़ को अलग अलग रिकॉर्ड करना है या सेव रखना है उस फाइल में, तो हमें बीच में कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसी फाइल फॉर्मेट कौन सा है, हमें ऑप्शंस में से चूज़ करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी,
इसे CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के नाम से जानते हैं। यही राइट आंसर है। डिफरेंस आप यहाँ स्क्रीन पर समझ सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ रखा है। एक्सेल फॉर्मेट यानी एक्सेल में जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसमें बाकायदा एक टेबल रहती है, उसमें रॉज एंड कॉलम रहते हैं, तो ये थोड़ा साइज ज़्यादा रहता है इस फाइल का और इसे ईजी नहीं रहता है किसी दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को। तो अगर इसी का सेम अगर हम CSV बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर आपको सेल अगर आपको डिफ्रेंशिएट करनी है तो वहाँ कॉमा का यूज़ किया जाएगा, और अगर रॉज अगर आपको डिफ्रेंशिएट करनी है तो वहाँ पर न्यू लाइन्स का इस्तेमाल यानी नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OS का फुल फॉर्म हमें बताना है, काफ़ी आसान है। इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरली यूज़ किए जाते हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। अब इस क्वेश्चन को डालने का मतलब एक ये है कि यहाँ पर आपको RTOS का फुल फॉर्म भी पता चल गया। तो OS सभी को पता है, तो एग्जामिनर इतना सिंपल सवाल जनरली नहीं देगा, देता है तो लो स्कोरिंग है वो तो सभी एस्पिरेंट्स कर देंगे। लेकिन डिफरेंशिएट कब क्रिएट होगा, जब RTOS पूछा जाएगा, वो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो यही बेनिफिट होता है इस तरह के MCQs को प्रैक्टिस करने का। तो RTOS का एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, लिंक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो MS-DOS का फुल फॉर्म है ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS का फुल फॉर्म हमें बताना है। सभी ऑप्शन आप ज़रूर रीड करें, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है वही इस सवाल का जवाब दे पाएगा। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जिन्होंने इसका राइट आंसर दिया है वो बहुत जल्दी खुशी ना मनाएं, इससे टफ एब्रीविएशन भी अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे POST, CMOS, UEFI। तो इन तीनों का फुल फॉर्म भी आप ज़रूर याद करें। पोस्ट और CMOS का फुल फॉर्म प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पूछा गया है PCI का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो ऑप्शन आप रीड करें तभी आप राइट आंसर देने की कोशिश करें, तभी मीनिंग रहेगा इस वीडियो को बनाने का। अगर मैं डायरेक्ट रीड करता रहूँगा क्वेश्चन एंड आंसर तो ज़्यादा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। आप मदरबोर्ड पे इस तरह का रेड सर्कल में देख पाएंगे कुछ डिवाइस लगी रहती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट करने के लिए किसी भी हार्डवेयर को, जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है RSS का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हमें यहाँ RSS वो नहीं बताना है जो पॉलिटिक्स में चलता है, हमें बताना है जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। तो RSS का फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑप्शन ए, रियली सिंपल सिंडिकेशन। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ें। समय बचाने के लिए हम चलते हैं अगले सवाल पर, जहां हमें बताना है SMS का फुल फॉर्म क्या है। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। SMS का इस्तेमाल हम फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है तो वो यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया है, और इसी तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XML। ये लैंग्वेज से संबंधित अब फुल फॉर्म्स आ गई हैं, तो XML का हमें फुल फॉर्म बताना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो अब आप यहाँ ऑप्शन देख पाएंगे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आना स्टार्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन ही जनरली गलत किए जाते हैं एस्पिरेंट्स के द्वारा। तो आप प्रैक्टिस को अच्छे से करें, सभी ऑप्शन रीड करें, तभी राइट आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट, XHTML का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हम जनरली पढ़ते भी हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सटेंसिबल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XSL का हमें फुल फॉर्म बताना है। अब इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। अब आप प्रीवियस एग्जाम्पल्स से अगर हम चलते आ रहे हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे कि भाई एक्सटेंसिबल है एक्स का मतलब, और एस से स्टाइल शीट और लैंग्वेज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसका राइट मीनिंग रहेगा एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। पर यही एक सिंपल क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तब आप इसे अपने माइंड में रिवाइंड नहीं कर पाएंगे और हो सकता है वहाँ पर आप गलत आंसर दे दें। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HLL का हमें फुल फॉर्म बताना है। ये काफ़ी ईजी है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज। IL का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो अब यहाँ वर्ड समझें, थोड़ा इंग्लिश का भी इसमें इन्वॉल्व
इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसे अगर वर्ड्स के सही मीनिंग नहीं पता है तो हम इस तरह के सवालों में तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं। तो राइट मीनिंग आना ज़रूरी है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी मॉडरेट या मीडियम के लिए इंटरमीडिएट, यानी बीच का जो वर्ड होता है उसके लिए इंटरमीडिएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, फिर लो लेवल लैंग्वेज हो गया, तो उसके बीच में आईएल यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज। यहाँ जीएमएल का फुल फॉर्म हमें पूछा गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसजीएमएल का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो जीएमएल का हमने अभी पीछे देखा था, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड से, तो इसका फुल फॉर्म रहेगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल का हमें फुल फॉर्म बताना है। सभी ऑप्शन आप ज़रूर रीड करें, फिर हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सीआरसी का फुल फॉर्म हमें बताना है। ये भी एक अच्छी टर्म है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। सीआरसी का फुल फॉर्म रहेगा साइक्लिक रेडुडेंसी चेक। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिटेल में आप कहीं पर भी गूगल पर चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको सीआरसी से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस। यहाँ डीबीएमएस का फुल फॉर्म हमें बताना है। अभी हमने एसक्यूएल जब हमने देखा था, एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो हमने बात की थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वही है डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म, और ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएनए। एसएनए का फुल फॉर्म हमें बताना है। सभी ऑप्शन रीड करें तभी आंसर दें, जो कि रहेगा ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएलई। ओएलई का फुल फॉर्म हमें बताना है। ये सभी नई टर्म है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी को, अगर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके समझें, नहीं तो आप अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं और बाद में वीडियो एंड होने के बाद में इन सभी टर्म्स को एक बार याद कर लें, ताकि आप हमेशा के लिए इसे अपने माइंड में फिक्स कर पाएँ और ना भूलें। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनए का फुल फॉर्म बताना है। ओएनए का फुल फॉर्म रहेगा ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर। अभी हमने प्रीवियसली एसएनए का फुल फॉर्म देखा था। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ एब्रीविएशन दिए गए हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, फिर भी आप अगर एक बार याद करके रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का फुल फॉर्म हमें बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। डीएनएस का फुल फॉर्म रहेगा ऑप्शन सी, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओपी का फुल फॉर्म हमें बताना है। यहाँ पर भी काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप ऑप्शंस को रीड करें। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी का फुल फॉर्म हमें बताना है। अगर आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सुना हो किसी से, तो आईपी एड्रेस को बहुत बार पूछा जाता है, तो वही आईपी है जिसका फुल फॉर्म रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर कुछ नियम यानी रूल्स बनाए गए होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारा कम्युनिकेशन डिसाइड होता है, और उसे ही आईपी एड्रेस कहते हैं। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में अपनी एक पोजीशन रखता है, जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मेरा कंप्यूटर का एक एड्रेस रहेगा इंटरनेट पे। तो इंटरनेट को जब भी कोई डेटा सेंड करना होगा या कम्युनिकेट करना होगा मेरे सिस्टम पे, तो उस एड्रेस के माध्यम से ही कम्युनिकेशन किया जाएगा। जैसा कि हमें एक घर पे हम कम्युनिकेट करते हैं तो पोस्टल एड्रेस मांगा जाता है, और उस पोस्टल एड्रेस के माध्यम से ही कम्युनिकेशन किया जाता है, उसी तरह इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के एड्रेस के लिए आईपी का इस्तेमाल किया जाता है। वाईफाई का फुल फॉर्म हमें बताना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको याद रख के चलें। इसका सही जवाब है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसआई का फुल फॉर्म हमें यहाँ पूछा गया है। ये भी रिलेटेबल ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ हो सकता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ओपन सर्वर इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम देख सकते हैं ओएसआई एक मॉडल है जिसमें कि 7 लेयर्स अवेलेबल है। उन 7 लेयर, अगर आप ये जनरल कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आपके यहाँ दिया गया है तो हो सकता है ये ना आए, लेकिन एडवांस कंप्यूटर सिलेबस है, जैसा कि डेटा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गए या प्रोग्रामर हो गए, उनमें ये सिलेबस कम्प्लीटली रहता है, तो उसे समझा जा सकता है। अगर बेसिक है तो आप इसे केवल इतना ही समझें कि एक ओएसआई मॉडल होता है और उसमें 7 लेयर्स अवेलेबल होती हैं। वो 7 लेयर क्या-क्या होती हैं और क्या करती हैं, बस आप ये समझ सकते हैं। अगर आप एडवांस हैं तो इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीपी का फुल फॉर्म हमें बताना है।
ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, पर ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जाता है, जैसा कि इस सवाल में किया गया है। तो आप ऑप्शन ज़रूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिशन इस तरह के वर्ड दिए जाते हैं ताकि एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म रहता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ एब्रीविएशन है, इन सभी को याद करके रखें। इनमें से बहुत सारे एब्रीविएशन को बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का फुल फॉर्म बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा था, ट्रांसमिशन वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जैसा कि इस ऑप्शन में किया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर HTTPS बेस्ड वेबसाइट टू फंक्शन सिक्योरली। अब ये लैंग्वेज चेंज करके सवाल पूछा गया है, जहाँ पूछा गया है एक HTTP होता है और यहाँ पर पूछा गया है कि HTTPS का इस्तेमाल क्या में किसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो HTTP की बजाय एस यहाँ सिक्योर से है कि वो सिक्योर हो जाए। तो हमें बताना है किसकी सहायता से उसे सिक्योर किया जाता है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की सहायता से। आप देख पाएंगे SSL और TLS दिन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर आप मेल्स में अगर हम जब ट्रांसफ़र करते हैं मेल्स, तो वहाँ पे TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2P। P2P का फुल फॉर्म हमें बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन बी, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म हमें बताना है, इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, जैसा कि हम पिछले सवालों में देख रहे थे कि कंफ्यूज करने के लिए ट्रांसमिशन दिया जाता है और यहाँ पर ट्रांसफ़र दे दिया गया है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, ये क्लियर डिफ्रेंशिएट करके रखें आप अपने माइंड में कि यहाँ TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रहेगा। ये मेल से संबंधित, जब भी हम मेल करते हैं तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो इन बिटवीन कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ लिए जाते हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी की फुल फॉर्म याद करना भी ज़रूरी है, ये सभी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी फुल फॉर्म ऑफ SMTP का फुल फॉर्म हमें बताना है, जो कि रहेगा ऑप्शन डी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल्स में हमें BCC का फुल फॉर्म बताना है। BCC जब हम सेंड करते हैं तो 2 ऑप्शन रहता है, CC ऑप्शन रहता है एंड BCC ऑप्शन रहता है। तो BCC का फुल फॉर्म रहेगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLSI का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है, सभी ऑप्शन आप रीड करें। जिन्होंने पहली बार इस वर्ड को समझा है या सुना है उनके लिए टफ रहेगा। इसके लिए राइट आंसर रहता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें LSI भी रहता है और SI भी रहता है, तो इन सभी का डिफरेंस आप समझ के चलें कि इंटीग्रेशन किसे कहा जाता है और कितनी चिप्स पे, मतलब कितने नंबर ऑफ चिप्स पे ये चेंज हो जाता है। जैसे स्मॉल इंटीग्रेशन होगा, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद अल्ट्रा आएगा, है ना। तो इस तरह से आप इनका डिफरेंस समझ के चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है VB का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो यहाँ पर भी थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं, जैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। बाकी बिजनेस और बॉस से तो कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी में से आप राइट आंसर बताएं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक। जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं उनका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में VC++ का हमें फुल फॉर्म पूछा गया है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन सी और डी में तो प्लस प्लस का यूज़ ही नहीं है, तो नहीं पता लगेगा। ऑप्शन ए और बी में से सही जवाब बताने की कोशिश करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ वी का मतलब वर्चुअल सी से है, वर्चुअल C++। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्स, जो कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, उसका फुल फॉर्म हमें बताना है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, फार अवे जीरोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट का हमें फुल फॉर्म पूछा गया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बिट सभी ने याद किया होता है। ये बिट वही है डेटा स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम कहते हैं, ये वही बिट है। और बिट का फुल फॉर्म हमें बताना है, बाइट, KB, किलोबाइट, ये आपने सुना होगा। तो बिट का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म बिट है। अब यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 1024 TB, यानी 1024 टेराबाइट किसके बराबर होता है। तो ये फुल फॉर्म्स भी अगर हमें नहीं पता है तो इनके राइट आंसर नहीं दे पाएंगे।
इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1 पेटाबाइट के बराबर 1024 टेराबाइट रहती है। ये टेबल आप अपने फ़ोन में सेव करके रखें और इसे रिवाइज़ करते रहें। इसको याद करने का एक ही तरीका है। चलते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पूछा गया है कि जीबीपीएस का फुल फॉर्म हमें बताना है। अभी हमने पीछे टेबल में देखा था, जीबी यानी गीगाबाइट, तो जीबीपीएस का फुल फॉर्म रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गीगाबिट्स पर सेकंड। अब जिन्होंने भी गीगाबाइट करके दिया है ऑप्शन बी, उन सभी का गलत हो गया और इसी तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जाते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट इस लेवल तक पहुँचे हैं यानी 96 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, वो अब समझ पाएंगे कि इस वीडियो को देखने के क्या-क्या बेनिफिट हैं और ये बेनिफिट और अभी आगे और बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीबीपीएस। अब जिन भी एस्पिरेंट्स को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ये हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, जहाँ पर हमने जीबीपीएस का फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 96 और अब हम 97 पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर भी हमें जीबीपीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी गीगाबाइट्स पर सेकंड। अब आप समझ गए होंगे कि पिछले क्वेश्चन में गीगाबिट्स क्यों था और अब गीगाबाइट्स क्यों हैं। यहाँ पर जो जीबी में बी वर्ड है, उसका कैपिटल और स्मॉल से डिनोशन जो है वही डिफरेंस क्रिएट करता है और उस डिफरेंस को आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर स्मॉल बी का इस्तेमाल किया गया है तो गीगाबिट्स पर सेकंड होगा, कैपिटल बी का इस्तेमाल किया है तो गीगाबाइट्स होगा। ये केबीपीएस में भी होगा, ये टीबीपीएस में भी होगा, ये सभी में होगा। तो आप इस डिफरेंस को क्लियर करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोरल। जो हमने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ में लेते हैं सॉफ्टवेयर, वो वाला कोरल भी है। तो कोरल का क्या फुल फॉर्म है, ये सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है वैसे, ये है उस लैंग्वेज के बारे में जो प्रीवियसली यूज़ की जाती थी, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑनलाइन रियल टाइम एप्लीकेशंस लैंग्वेज। ये वो कोरल नहीं है जिसका आज के समय में डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कोरल ड्रॉ कहते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म हमें बताना है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म हमें बताना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड का फुल फॉर्म हमें पूछा गया है सीएडी, जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब कंप्यूटर एडेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके फुल फॉर्म आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, जहाँ पूछा है एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, ENIAC। ये कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो एनिएक का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो जनरेशन से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म्स एब्रिविएशन हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी अगर आपके जनरेशन सिलेबस में है कंप्यूटर जनरेशन, तो इनको याद करना 100% ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस सबने सुना है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है और आजकल के टाइम में तो वायरस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो उसी का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है, जो कि रहेगा ऑप्शन ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDRAM स्टैंड्स फॉर, SDRAM का फुल फॉर्म हमें बताना है। अब इस वीडियो में आपको रैम रोम के फुल फॉर्म नहीं मिलेंगे, वो काफ़ी इजी है, वो आप अपने लेवल पर याद करके ज़रूर रखें। मतलब वो तो बेसिक है कि हर एस्पिरेंट्स वो करेगा ही, इजी मार्क है। अगर एग्जामिनर को कंफ्यूज करना होगा तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। SDRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से ही लिया गया है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम, ये जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी को याद करना ज़रूरी है। तो रैम के जितने भी टाइप्स हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें भी पढ़ें। साथ ही साथ रोम के कौन से टाइप्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी ज़रूर पढ़ें। अब देखते हैं इससे संबंधित और सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रोम कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। कौन सा रोम का टाइप है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। अब ऑप्शन ए भी तो चलो ठीक है, ऑप्शन सी और डी में बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स कन्फ्यूज होंगे, तो वो कन्फ्यूज़न आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू ए कंप्यूटर सिस्टम कोबोल इज ए। कंप्यूटर सिस्टम में कोबोल का क्या मतलब है हमसे पूछा गया है। तो जिसे फुल फॉर्म नहीं पता है तो हो सकता है वो इसका आंसर भी ना दे पाए, और फुल फॉर्म ना हो तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि कोबोल क्या है, तो इसका राइट आंसर देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ये थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जली ब्लैंक स्पेस मटेरियल इज यूज्ड टू क्रिएट द इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी इन ए सीपीयू। पूछा गया है कि किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर आईसी बनाने के लिए किसी भी सीपीयू की। तो यहाँ आईसी का फुल फॉर्म आप देख पाएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का। अब ट्रिक यहाँ पर यह है कि कभी अगर आईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे और आपको इंटीग्रेटेड चिप नहीं करके आना है। इसका राइट आंसर रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट कार्ड इज एल्सो नोन एज। ईथरनेट कार्ड को और क्या कहा जाता है? ईथरनेट कार्ड का इस्तेमाल हम नेटवर्क के लिए करते हैं, इंटरनेट नेटवर्क के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी स्टैंड्स फॉर। आईसीटी का फुल फॉर्म हमें बताना है, राइट आंसर चूज करना है दिए गए ऑप्शंस में से। आप सभी ऑप्शन जरूर रीड करें। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का ही पार्ट है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल है। अब आप बोलेंगे कि इसमें फुल फॉर्म नहीं है, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले इसका सही जवाब देखते हैं, जो कि रहेगा पासवर्ड प्लस ओटीपी सेंट ऑन मोबाइल। यानी हम पासवर्ड और जो ओटीपी हमें रिसीव होता है, इन दो चीज़ों का अगर इस्तेमाल करके किसी पर लॉगिन करते हैं या एक्सेस करते हैं तो उसे ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, यानी हमने दो बार उसे ऑथेंटिकेट किया है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 2FA। तो कभी 2FA पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और MFA का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी दो से ज़्यादा बार अगर आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो उसे MFA कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्चा ऑन ए वेबसाइट। कैप्चा का क्या फंक्शन होता है? आपने बहुत बार इंसर्ट किया होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डिस्टिंग्विश ह्यूमंस फ्रॉम बोट्स। बोट्स और ह्यूमंस को अलग अलग करना। ये वो बोट्स नहीं है, ये वो वाली बोट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली किसी वेबसाइट पे अपना वर्क प्रोसेस करती रहती हैं। तो ह्यूमंस और बोट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आड़े टेढ़े वर्ड्स होते हैं, कुछ मिक्सचर होता है नंबर्स लेटर्स का, तो वो सब इंसर्ट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि जो भी किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है वो कोई ऑटोमेटिक बोट तो नहीं है, वो एक ह्यूमन ही है। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप पावर टू ए कंप्यूटर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज। वो कौन सी डिवाइस है जो ना कि ना मतलब कम से कम कंप्यूटर या बैटरी बैकअप जो है उसको प्रोटेक्शन देती है कि कोई पावर सर्ज ना हो पाए, और जब कोई पावर आउटेज यानी कि पावर चली जाती है तब वो उसे सप्लाई भी इंश्योर करता है कि कंप्यूटर जो है हमारा चलता रहे। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, उसे यूपीएस कहा जाता है, और यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का फुल फॉर्म हमें बताना है। डिजिटल पेमेंट हम आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं पर यूपीआई का क्या नाम है? इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस इन एवरीडे लाइफ। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस का एग्जाम्पल है और जो कि हम दैनिक यानी कि डेली हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ मूक इज। मूक का फुल फॉर्म हमें बताना है। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, यानी रिसेंट ईयर का ही एक एग्जाम्पल है एमसीक्यू का। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको हम समझते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ओपनली यानी सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। इसी का एक एग्जांपल है एनपीटेल, जो कि बनाया गया है कानपुर आईआईटी के द्वारा। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारी ऐप हैं जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया। ये इस पे बहुत सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल रहते हैं, हम रजिस्टर करके इन कोर्सेज को फ्री में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी एंड सीएनसी। पीएलसी और सीएनसी का हमें फुल फॉर्म बताना है। दो फुल फॉर्म एक साथ दी गई हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं और राइट आंसर आप चूज करें। एक बार ऑप्शन जरूर रीड करें सारे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि पीएलसी कहा जाता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को, और सीएनसी कहा जाता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ B2C कॉमर्स। हमें ऑप्शंस में से बताना है दिए गए में से कि B2C कॉमर्स का कौन सा एग्जांपल है। अब हमें एग्जांपल बताने के लिए पहले ये समझना होगा कि B2C का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वो देखते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका सही जवाब रहेगा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी B2C के एग्जाम्पल हैं, B2C कॉमर्स के। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मॉड्यूल है जिसमें बिजनेस और कस्टमर का इंटरलिंकेज बताया गया होता है। अब बिजनेस में भी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कस्टमर के साथ में या बिजनेस के साथ में, तो उस तरह से फुल फॉर्म बनाई गई हैं या एब्रीविएशन बनाए गए हैं। जैसे C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था वो था B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब फ्लिपकार्ट पे बिजनेस लिस्टेड है और वो बिजनेस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डायरेक्टली कंज्यूमर को, तो इसलिए वो B2C का एग्जाम्पल है। इसलिए आप इस तरह से बाकी सभी को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल नहीं है। इसके लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुबरनेट्स। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल नहीं है, बाकी सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल हैं। फुल फॉर्म आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, सास, पास और यास के लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो आप एक बार ज़रूर गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए COTS पैकेज अवेलेबल इन द मार्केट। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा एक COTS यानी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ पैकेज का एग्जाम्पल है। अब COTS को समझना ज़रूरी है। डायरेक्टली कभी अगर पूछ लिया जाता है तो फुल फॉर्म भी हमें याद रहना ज़रूरी है और इसका मीनिंग भी पता होना ज़रूरी है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। COTS वो वाले पैकेज होते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है, मतलब आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। जैसे कि स्विगी है, अब स्विगी को अपना बिजनेस रन करना है और उसे एक ट्रैकिंग सिस्टम भी जनरेट करके देना है अपने कस्टमर को, कि वो देख पाए कि उसका जो भी उसने ऑर्डर किया है वो पैकेज कितने टाइम में डिलीवर हो रहा है और किस रास्ते से डिलीवर होते हुए आ रहा है। तो अब उसे कोई GPS सर्विसेज चाहिए होंगी। अब GPS सर्विसेज हम क्योंकि गूगल की इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं गूगल ही देता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैप माई इंडिया है, तो एप्पल भी है, तो ये सभी अपने अपने ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विसेज देते हैं। तो उसी में एक है GIS सिस्टम, मान लो कोई अवेलेबल है तो वो मार्केट से परचेज कर लेगा स्विगी। वो अपना बनाएगा नहीं, कस्टमाइज नहीं बनाएगा कोई सिस्टम, वो परचेज कर लेगा और वो परचेज करने के बाद वही जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, GIS है, वो उसकी ऐप पर विजिबल होगा ऑर्डर देने के बाद में। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो वाले सॉफ्टवेयर या पैकेज जो हम डायरेक्टली कहीं से खरीद सकते हैं उन्हें COTS कहा जाता है। अब स्विगी अगर उसे खुद कस्टमाइज करके अपने हिसाब से बनवाए कि नहीं जी मुझे तो इस तरह का डिज़ाइन नहीं चाहिए, ये इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, तो उसे फिर COTS नहीं कहेंगे, वो कस्टमाइज कैटेगरी में चला जाएगा। अब इसी से संबंधित एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट फॉस। यानी फॉस के बारे में, FOSS के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो FOSS का फुल फॉर्म हमें समझना रहेगा। पहले पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं, जो कि रहेगा बी, यूजर्स कैन मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। यानी ये फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, जैसा कि इसका फुल फॉर्म आप देख पाएंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी यूजर्स इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को बिना किसी चार्ज के या पैसे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITM एंड DDoS आर रिलेटेड टू। हमें बताना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MITM और DDoS किससे संबंधित हैं। जैसा कि अब यहाँ डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो जिन्हें फुल फॉर्म पता है वही इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो मैं इसका सही राइट आंसर हम देख लेते हैं एक बार। फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका सही जवाब है, ये साइबर अटैक के एग्जाम्पल हैं। तो आप इन दोनों के फुल फॉर्म्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप इससे हाईली बेनिफिट ले पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में भी लिख के दें फीडबैक, ताकि इस तरह के और वीडियोस बनाए जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।